वेलकम बैक आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट एग्ज़ाम ओनली। मैं आपके साथ रोहन यादव सामाजिक अध्ययन के विषय को पढ़ा रहा हूं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने सिलेबस और PYQ 2023 को देख लिया था, जिसमें PYQ 2023 से हम लोगों को एक इस प्रकार से ओवरऑल अंदाज़ा लग गया था कि किस प्रकार से इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और उन क्वेश्चंस को किस प्रकार से हैंडल करना चाहिए। और PYQ देख लेने से आप लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आप आने वाले एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेबस ही पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है। ये अदर एग्ज़ाम जैसा नहीं होता है कि इसमें कुछ भी लिख दिया जाए और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसमें एग्जैक्ट आंसर का क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर लिखना होता है, तभी मार्क्स मिलते हैं। इसलिए इसमें अधिकतर बच्चों की बैक भी लग जाती है, क्योंकि वो एग्जैक्ट आंसर नहीं लिख पाते हैं। बट यू डोंट वरी, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ऐसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आज की क्लास में हम लोग सामाजिक अध्ययन विषय में जो DLED सेकेंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन विषय चल रहा है, उसमें थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। कितना क्या हो सकता है, ये धीरे धीरे क्लासें चलती रहेंगी आपके लिए। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं मौर्य साम्राज्य का परिचय। ये पहला चैप्टर और पहला चैप्टर की ये पहली हेडिंग है। इसमें आगे बताया गया है कि भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य एक नए युग का क्रमबद्ध प्रारंभ करता है। मौर्य साम्राज्य के उदय के पूर्व भारत असंख्य छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। मौर्यों ने एक केंद्रीभूत शासन व्यवस्था स्थापित की, जो आज भी समय अनुकूल परिवर्तनों के साथ विद्यमान है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो उस टाइम शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी, वो आज भी समय के साथ कुछ ना कुछ परिवर्तन होते गए और आज भी वही शासन व्यवस्था एग्जिस्ट करती है। आगे है, इस वंश के प्रमुख शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार और अशोक के नाम उल्लेखनीय हैं, जो हम लोगों को इसमें थोड़ा डिटेल में इन लोगों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उसके संबंध में डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का एक मत है, जिसमें कहते हैं कि सिकंदर के चले जाने के उपरांत भारत के राजनीतिक गगनमंडल में एक नया सितारा निकला, जिसने अपने प्रकाश से अन्य सभी को अंधकार में डाल दिया। ये डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी का एक कथन था, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये बात कही थी। इतिहासकारों के अनुसार चंद्रगुप्त का जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य अथवा ये मौर्य वंश है, मौर्य वंश कहें या मौर्य वंश के क्षत्रिय कुल में हुआ था, जो शाक्यों की एक शाखा थी। जो शाक्य लोग होते थे, उन्हीं की एक शाखा से ये निकला हुआ वंश था। नेक्स्ट क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार कर समस्त भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांधा। उसका साम्राज्य पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर तक विस्तृत था। ये मैसूर लिखा है और यहाँ पर हिमालय लिखा है, ये मिस्टेक से प्रिंट हो गया होगा। चंद्रगुप्त के विषय में जानने का मुख्य स्रोत कौटिल्य का अर्थशास्त्र एवं मेगस्थनीज का इंडिका, मेगस्थनीज की एक पुस्तक थी इंडिका, और कौटिल्य जो चाणक्य थे, इनके प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, इनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र। इससे इनके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है।
नेक्स्ट दिया गया है चंद्रगुप्त की उपलब्धियां, कि चंद्रगुप्त ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या इनकी उपलब्धियां रहीं। तो चंद्रगुप्त तथा चाणक्य एक विशाल एवं संगठित केंद्रीय भूल या केंद्रीभूत होगा यहाँ पर, केंद्रीभूत साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। अपनी इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए चंद्रगुप्त ने निम्नलिखित प्रदेशों पर विजय प्राप्त की थी। ये क्या कौन कौन से प्रदेश थे जिन पे विजय प्राप्त की? इसमें सबसे पहला जो था वो था पंजाब। पंजाब पर इनकी जो विजय है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो चंद्रगुप्त ने अपनी विजय पंजाब से प्रारंभ की। पंजाब को अपने अधिकार में करने के उपरांत सिकंदर भारत से चला गया। जो सिकंदर यहाँ पर आया हुआ था, जब इन्होंने पंजाब पर विजय प्राप्त कर ली तो सिकंदर यहाँ से चला गया। उसकी मृत्यु के उपरांत भारतीयों ने यवनों के विरुद्ध विप्लव आरंभ कर दिया। उसने यूनानियों को पंजाब से बाहर निष्कासित करना आरंभ किया और 316 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त संपूर्ण पंजाब पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस प्रकार से इन्होंने पंजाब को विजित किया। नेक्स्ट दिया गया है मगध राज्य पर विजय। मगध पर कैसे इनकी विजय हुई ये दिखाया गया है, बताया गया है यहाँ पर कि अब चंद्रगुप्त ने नंदों का विनाश कर मगध वंश, ये मगध लिखा हुआ है, मगध साम्राज्य पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के पूर्व की ओर प्रस्थान कर दिया। नंदराज घनानंद जो थे वो युद्ध में मारा गया और चाणक्य, ये चाणक्य लिखा हुआ है, ये चाणक्य लिखा हुआ है, चाणक्य ने 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त को मगध के सिंहासन पर बैठा दिया। आगे दिया गया है मलय केतु के विद्रोह का दमन। तो मगध पर विजय प्राप्त करने के पूर्व भी चंद्रगुप्त ने परिवर्तक के साथ मैत्री कर ली, जो हिमालय पर्वत के कुछ जिलों में शासन कर रहा था। मगध पर जिस समय चंद्रगुप्त को विजय प्राप्त हुई उसके बाद ही परिवर्तक की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र मलय केतु राजा हुआ। इसमें आगे दिया गया है कि मुद्रा राक्षस नाटक से हमें यह पता चलता है कि मलय केतु ने, एक मुद्रा राक्षस एक नाटक है, उससे वहाँ से ये जानकारी मिलती है कि मलय केतु ने नंदराज के मंत्री राक्षस तथा ये राक्षस हैं, इनकी पुस्तक थी मुद्रा राक्षस, 5 अन्य सामंतों की सहायता से, जो अन्य सामंत थे उनकी सहायता से बुद्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। परंतु बुद्रगुप्त ने के मंत्री चाणक्य, ये बुद्रगुप्त नहीं सॉरी, यहाँ पर चंद्रगुप्त होगा, ये दोनों जगह गलत प्रिंट हुआ है, चंद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त के मंत्री चाणक्य ने अपने कूटनीतिक द्वारा विपक्षियों के अंदर फूट उत्पन्न कर दी और मलय केतु ने विवश होकर चंद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत पर विजय। दक्षिण भारत पर किस प्रकार से विजय हुई ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत की भी अपनी विजय पताका फहराने का साहस किया। महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ के अभिलेख से पता चलता है कि सौराष्ट्र पर चंद्रगुप्त का अधिकार था। संभवतः 303 ईसा पूर्व में मालवा उसके अधिकार में आया था और पुष्यगुप्त वैश्य राष्ट्रीय वहाँ के प्रबंधन के लिए नियुक्त किया गया था, जिसके सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। इससे यह निश्चित होता है या हो कि मालवा और काठियावाड़ उसके राज्य के अंतर्गत थे। आगे देख लेते हैं। आगे दिया गया है सेल्यूकस के साथ संघर्ष। सेल्यूकस निकेटर
इसके साथ क्या संघर्ष हुआ, ये सिकंदर का एक सेनापति था। तो इसमें दिया गया है कि चंद्रगुप्त का अंतिम संघर्ष जो है वो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के साथ हुआ, जो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में सेल्यूकस को विफलता का आलिंगन करना पड़ा, आलिंगन मतलब सामना करना पड़ा, और जयलक्ष्मी चंद्रगुप्त को ही प्राप्त हुई। जयलक्ष्मी मतलब इनकी विजय हुई। आगे दिया गया है, अतः सेल्यूकस संधि करने के लिए विवश हो गया। इस संधि की 4 शर्तें थीं। कौन कौन सी शर्तें थीं? तो पहली शर्त दी गई है कि वर्तमान अफगानिस्तान तथा बलूचिस्तान का संपूर्ण प्रदेश जो खैबर दर्रे से हिंदुकुश पर्वत तक फैला था, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को दे दिया। दूसरी शर्त थी कि सेल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कर दिया, और तीसरी शर्त थी कि चंद्रगुप्त ने 500 हाथी उपहार के रूप में सेल्यूकस को भेंट किया था। चौथा, दूत विनिमय मतलब इस टाइम जो एम्बेसडर रहते हैं एक दूसरे के देश में, उस तरह से दूत हुआ करते थे जो एक राजा से दूसरे राज्य में, या एक राजा का कोई भी प्रतिनिधि दूसरे के राजा के यहाँ प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता था, उसे दूत विनिमय सिस्टम कहते थे। तो हुआ जिसके फलस्वरूप यूनानी राजदूत मेगास्थनीज जो पाटलिपुत्र में आया, मेगास्थनीज यहाँ पर एक दूत के रूप में आया चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो चंद्रगुप्त की इस विजय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त की साम्राज्य की एक निश्चित वैज्ञानिक सीमा निर्धारित हो गई, क्योंकि उसके साम्राज्य का विस्तार अब हिंदुकुश पर्वत तक फैल गया था। यहीं से आगे पढ़ते हैं मेगास्थनीज के बारे में। इसी में हम लोगों को आगे पढ़ना है मेगास्थनीज के बारे में। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र भारत का सबसे बड़ा नगर है। ये गंगा एवं सोन नदियों के तट पर बसा है। यह नगर 9.5 मील लंबा और 1.25 मील चौड़ा है। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त के राजभवन पाटलिपुत्र नगर में बने हुए थे। राजभवनों के चारों ओर सुंदर उद्यान मतलब पार्क, और सरोवर मतलब पॉन्ड्स। पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था के बारे में लिखा है कि नगर का प्रबंधन 30 सभासदों की एक समिति द्वारा होता था। यह समिति 6 उप समितियों में विभक्त थी। प्रत्येक उप समिति में 5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति अलग अलग कार्य देखती थी। पहली समिति कला कौशल का, दूसरी विदेशी जो आते थे उनकी देखभाल के लिए, तीसरी जन्म मरण का हिसाब करती थी, चौथी व्यापार का प्रबंधन, पांचवी व्यापारियों की वस्तुओं के क्रय विक्रय, और छठी समिति कर और चुंगी वसूल करने का कार्य करती थी। सामूहिक रूप से नगर की समितियों ने नगर की समस्त समितियों के सदस्य नगर की सुव्यवस्था के लिए उत्तरदायी होते थे। आगे आ जाता है मौर्य प्रशासन। ये प्रशासन के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक महान विजेता साम्राज्य संस्थापक होने के साथ साथ एक अत्यंत कुशल शासक भी था। उसके शासन की जानकारी हेतु 2 प्रमुख साधन हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और दूसरा यूनानी लेखकों के विवरण। अर्थशास्त्र राजनीति ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अमूल्य ग्रंथ है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका का भी सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल है इसमें। यद्यपि यह ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, परंतु
जिन यूनानी लेखकों ने इस पुस्तक के आधार पर अन्य ग्रंथों की रचना की है, उनकी रचनाओं के पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो जाती है। मौर्य प्रशासन या शासन प्रबंधन का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है, जो कि नीचे दिया गया है। जिस प्रकार से ये सबसे पहले दिया गया है केंद्रीय शासन। इस जो भी पुस्तकें हैं चाणक्य की या मेगस्थनीज की, इनसे जो भी जानकारी मिली है उसमें दिखाया गया है कि इनका केंद्रीय शासन किस प्रकार से चलता था। तो इसमें बताया गया है कि भद्रगुप्त की शासन व्यवस्था, ये भद्र नहीं चंद्रगुप्त लिखा होगा, सॉरी, ये चंद्रगुप्त की शासन व्यवस्था एक तांत्रिक थी, जिसमें सम्राट ही संपूर्ण शासन का प्रधान था। राज्य में उसी का अनुशासन एवं नियंत्रण रहता था। राजा प्रजा को अपनी संतान समझता था और उनके दुख सुख के लिए उत्तरदायी समझा जाता था। इसके लिए उसे कानून निर्माण, शासन, न्याय, सेना की सुव्यवस्था करनी पड़ती थी। शासन के कार्यों में राजा की सहायता के लिए मंत्री होते थे। सम्राट 5 प्रमुख विषयों पर मंत्रियों की सलाह लेता था: देश रक्षा तथा विदेश के संबंध और राज्य के आय के साधन, किसी कार्य का समय तथा स्थान का निर्धारण, आकस्मिक आपत्तियों के लिए व्यवस्था करना तथा कार्य सिद्धि अर्थात शासन का सुचारू रीति से चलाना। शासन की सुविधा के लिए केंद्रीय शासन कई विभागों में विभक्त था, जिन्हें तीर्थ कहते थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था, जो आमत्य कहलाता था। इनका कार्य कर वसूलना था। सेना का संचालन सम्राट स्वयं करता था। सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी सेनापति होता था। चंद्रगुप्त मौर्य की सेना का बतुरणी थी, जिसमें हाथी, घोड़े तथा स्था और पैदल सैनिक सम्मिलित थे। उसके पास एक जल रोका भी था। सेना का प्रबंध एक मंडल करता था। इस मंडल में कुल 30 सदस्य होते थे। आंतरिक शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की भी व्यवस्था थी। इसके अलावा गुप्तचरों की भी व्यवस्था थी। ये लोग राज्य के कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करते और लोगों के विचारों से सम्राट को अवगत कराते थे। नीचे है कि चंद्रगुप्त लिखा हुआ है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में न्याय की बहुत अच्छी व्यवस्था थी। सम्राट स्वयं सबसे बड़ा न्यायाधीश था। नगरों के न्यायाधीश व्यवहारिक महामात्र और जनपदों के न्यायाधीश रजुक कहलाते थे। दीवानी अदालतों के धर्मास्थ और फौजदारी अदालतों के कंटक शोधन कहा जाता था। दंड विधान अत्यंत कठोर था। अपराध की गंभीरता के अनुसार धिक्कार, बंधन, अंगभंग, निर्वासन अथवा मृत्यु दंड भी दिया जाता था। चंद्रगुप्त ने अपनी प्रजा के हित के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। उसने यातायात की सुविधा के लिए मार्गों का निर्माण करवाया, उनकी सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की, सिंचाई की सुविधा के लिए झीलें तथा सरोवरों का सरोवर होते थे उनका भी निर्माण करवाया था। उसने अनेक चिकित्सालय खुलवाए थे, जो कि हॉस्पिटल आजकल इंग्लिश में बोलते हैं। शिक्षा की समुचित व्यवस्था उसने अपने साम्राज्य में की थी। नेक्स्ट है कि चंद्रगुप्त का शासन अत्यंत सुव्यवस्थित तथा सुसंगठित था। अतः रोना तथा शासन पर उसे अधिक धन व्यय करना पड़ता था। गांव से धन प्राप्त करने के लिए 2 साधन थे, भाग तथा बलि। जो भूमि की उपज पर छठा भाग था
भूमि कर एकत्रित करने वाला पदाधिकारी अग्रम कहलाते थे। दार्शनिक, विद्वानों, वृद्धों, रोगियों, आपदाग्रस्तों तथा अपाहिजों की भी सहायता राजकीय कोष से की जाती थी। इसके अलावा प्रांतीय शासन व्यवस्था भी थी। इसमें चंद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यंत विशाल था, अतः शासन की सुविधा के लिए उसने साम्राज्य को कई भागों या प्रांतों में विभक्त कर दिया था। प्रत्येक प्रांत कई आहारों तथा विषयों में विभक्त था। प्रांतों का प्रबंधन सम्राट अपने महामंत्री या महामंत्रों की सहायता से स्वयं करता था। दूरस्थ प्रांतों के लिए राजकुमारों को नियुक्त किया जाता था और स्थानीय शासन भी इसमें था। तो स्थानीय शासन के अंतर्गत गांव का शासन तथा न्याय ग्रामिक कहलाता था, किया जाता था, और ग्रामिक के ऊपर गोप होता था जिसके नियंत्रण में 5 से 10 गांव हुआ करते थे। गांव का प्रबंधन अत्यंत संतोषजनक था। नगर का प्रधान प्रबंधक नगराध्यक्ष कहलाता था। नगर के प्रबंधक के लिए 6 समितियां होती थीं। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। यह समितियां इस प्रकार से दी गई हैं, जैसे नंबर 1 शिल्पकला समिति। इस शिल्पकला समिति इस विभाग के सदस्य शिल्प और उद्योग धंधों का निरीक्षण तथा प्रबंधन करते थे। दूसरी दी गई है विदेश यात्री समिति। इसमें इसका क्या कर्तव्य था? तो इसका कर्तव्य विदेशियों को हर प्रकार की सुविधाएं देना था। तीसरी है जनगणना समिति। यह समिति जन्म मरण का हिसाब रखती थी। नेक्स्ट है उद्योग समिति। यह समिति कारखानों में बनी वस्तुओं की देखभाल करती थी। और 5वीं है कर समिति। यह समिति विक्रय जो भी वस्तुएं की जाती थीं उनके मूल्य का दशमांश कर के रूप में यानी टैक्स के रूप में वसूलने का काम करती थी। तो इसी के साथ हम लोगों की आज की ये क्लास समाप्त होती है। इसका कुछ थोड़ा और सिलेबस बचा हुआ है। इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ और चीज़ें बची हुई हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे।